बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज़, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकंड डिवीजन्स को, जो स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से और टिल लास्ट ऑफ द चैप्टर तक डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर तक हम आज डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव। अब हम बोर्ड की साइड पर चलते हैं ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकें। जी स्टूडेंट, हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्विकली इसमें 2 पॉइंट्स याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए। आपको फिगर नजर आ रही है जिसमें हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल मतलब टुवर्ड्स द प्लेट बी मूव करेगा तो हमें इस पर वर्क डन करना पड़ेगा और ऑब्वियसली वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। और अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द प्लेट ए लोअर पोटेंशियल मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली ये काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। तो एमसीक्यूज का पहला पॉइंट बन गया हमारे पास कि अगर पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द फील्ड मूव करे तो वो गेन करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, और अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज अलोंग द फील्ड मूव करे तो वो गेन करता है काइनेटिक एनर्जी को। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की साइड पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आप सबको पता है, बुक्स में आपने बार बार पढ़ी हुई है। दैट इज द वर्क डन टू मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। अगर हम इसकी इक्वेशन पर आते हैं तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से लिखेंगे और डेल्टा वी जो है वो हमारे पास वीबी माइनस वी ए आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू द वर्क ओवर चार्ज। आप सबको पता है वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो दैट्स वाई हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो इसे डेल यू बाय क्यू नॉट भी लिखा जा सकता है। क्विकली हम देखते हैं इसके एक दो पॉइंट्स को जिसको हम एमसीक्यूज के लिए डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेशन से नजर आ रही है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो इसके यूनिट्स 1 वोल्ट इज इक्वल टू द 1 जूल ओवर 1 कूलम लिखे जाएंगे। ये एनालॉग होता है प्रेशर डिफरेंस का। जैसे फ्लूइड डायनामिक्स में कोई भी फ्लूइड प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूव करता है, सिमिलरली कोई भी चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करता है। नेक्स्ट हमारी बुक की 2 साइड इंफॉर्मेशन है, ईसीजी और ईईजी। ये हमारे पास मेडिसिन में यूज होने वाली 2 मशीन्स का नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोएंसेफिलोग्राफ। ये दोनों मशीन्स में हम एक्चुअली रिकॉर्ड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द स्किन को। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने रिकॉर्ड किया है 2 पॉइंट्स ऑन द स्किन पर जनरेटेड बाय द हार्ट है तो ये मशीन ईसीजी कहला रही है, और अगर ये जनरेटेड बाय द ब्रेन है तो ये मशीन ईईजी कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जी इलेक्ट्रिक या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक या एब्सोल्यूट पोटेंशियल में पोटेंशियल डिफरेंस से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हम इसमें सिर्फ वर्क डन बिटवीन द 2 पॉइंट्स फ्रॉम ए टू बी की बजाय बोलेंगे वर्क डन from infinity to that point, work done from infinity to that point, keeping the charge equilibrium. That's why हमने from infinity, W infinity, work from infinity, और यहां पर भी VE की जगह पर V infinity लिख दिया। आप सबको पता है V infinity पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 लिया जाता है। That's why अगर हम इस इक्वेशन को जनरलाइज कर दें तो ये इक्वेशन लिखी जाएगी V is equal to the W by Q नॉट। एक्चुअली हमने सबस्क्रिप्ट खत्म कर दिए तो ये जनरल इक्वेशन लिखी गई। अब जरा देखिएगा, इसमें एक्चुअली आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन यहां पर हमने जो डिफरेंस लिया है वो 0 से लिया है। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक और एब्सोल्यूट पोटेंशियल। इसमें थर्ड पॉइंट है जी इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला आप सबको पता है, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल आर होता है। इसके भी 2-3 क्विकली रिस्पॉन्ड पर हम 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये फॉर्मूला सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ इस फिगर के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर हम आइसोलेटेड चार्ज की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। नंबर सेकंड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पिछले टॉपिक में पढ़ आए, पिछले यूनिट में पढ़ आए कि वो फोर्स ओवर चार्ज होता है। दैट्स वाई उसका यूनिट हमने न्यूटन पर कूलम लिखा था।
इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर भी लिया जा सकता है। नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है इस इक्वेशन में? नेगेटिव का साइन हमें क्लियरली मेंशन कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल होती है। नेगेटिव का साइन डायरेक्शन को बताता है और ये डायरेक्शन हमें पता लग रही है दैट इज टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। नंबर 4th पॉइंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है जी? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की बजाय प्रॉपर वर्ड बोलते हैं द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द मिनिमम डिस्टेंस। ये वाली टर्म हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट कहला रही है। ऑटोमेटिकली हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर मैं यहां पर मिनिमम डिस्टेंस लूंगा तो ये वाला जो आंसर होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई मैंने लफ्ज बोला द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द मिनिमम डिस्टेंस, तो इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। दैट्स व्हाई कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली डेल वी बाय डेल आर भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बोला जाता है। बात ऐसे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, जैसे आपको किसी एमसीक्यूज में फोर्स भी गिवन हो, इलेक्ट्रिक फोर्स भी गिवन हो, चार्ज की वैल्यूज भी गिवन हो और आपसे कहा जाए पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर दें, तो दिस मींस दैट हमें कैलकुलेट क्या करना है? ई, तो ई का सेकंड फॉर्मूला एफ ओवर क्यू लगाकर भी हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से अगला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं V इज इक्वल टू द K स्टैंड फॉर द कूलम्स कांस्टेंट, Q डिवाइडेड बाय R, वेयर R इज द डिस्टेंस। हम उस पॉइंट चार्ज से कितने दूरी पर हैं, किस डिस्टेंस पर मौजूद हैं। इस फॉर्मूला को देखिएगा तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है पहला वेरिएबल के पोटेंशियल और चार्ज के दरमियान हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। चार्ज को ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाएगा। सेकंड वेरिएबल है पोटेंशियल और डिस्टेंस के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। जी, हम ग्राफ अगर V और R के दरमियान ग्राफ डिस्कस करें तो ये ग्राफ हमारे पास इनवर्स रिलेशन की वजह से लाइक दैट बनेगा जी। ये ग्राफ होगा V और R के दरमियान। इसका तीसरा पॉइंट है, तीसरा वेरिएबल है कूलम्स कांस्टेंट, तो ऑटोमेटिकली ये मीडियम डिपेंडेंट फीचर भी होगा लाइक कूलम्स फोर्स, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये V वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन R के बराबर लिखा जाएगा। इस इक्वेशन में भी हमें बहुत हद तक क्लियर है कि जो मीडियम आने की वजह से दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 1 ओवर एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R इज टेकन एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की साइड पर। जी, कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अभी जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, 3 टॉपिक्स पढ़े, सबसे पहला हमारे पास हमारी चैप्टर का पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो ऑटोमेटिकली उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बोला जाएगा और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेल वी बाय डेल आर के बराबर होती है। डेल वी की वैल्यूज लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ये पॉइंट याद रखिएगा। बट कीप इन माइंड हमारी बुक में मेंशन नहीं है, हम एमसीक्यूज एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज के लिए ध्यान में रखेंगे कि ये फीचर इक्वाई पोटेंशियल सरफेस पर नहीं लगता। इक्वाई पोटेंशियल जिसका पोटेंशियल सेम होगा, जैसे अगर हम एक चार्ज सेंटर पर ले लें और इसके इर्द गिर्द एक स्फीयर ड्रॉ कर लें तो इसके तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस इस चार्ज से सेम होगा। दैट्स व्हाई इस स्फीयर पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का पोटेंशियल सेम माना जाएगा। दैट्स व्हाई जो पोटेंशियल ए पॉइंट का है वही पोटेंशियल बी का बोला जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान जीरो है, लेकिन इक्वल पोटेंशियल सरफेस होने की वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं माना जाता। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखना है, याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट, इक्वल पोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इसका थर्ड पॉइंट, इक्वल पोटेंशियल सरफेस में जब भी आप किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क करेंगे फ्रॉम ए टू बी या किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल आप ए से लेकर इस तीसरे पॉइंट सी तक मूव कर जाएं, देन भी वर्क जो है वो जीरो माना जाता है। इक्वल पोटेंशियल सरफेस में वर्क डन नहीं होता। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स थे। इसका दूसरा पॉइंट है हमारे पास, फॉर अ हॉलो चार्ज स्फीयर
ये हमने गॉसेस लॉ में भी डिस्कस किया था फर्स्ट एप्लीकेशन में। दोबारा मैं क्विकली इसको एक बार बोल देता हूं। हॉलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, उसके इनसाइड पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होता, बल्कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम एट द सरफेस ऑफ दैट स्फीयर या दैट सरफेस होता है। तो दैट्स व्हाई ये हमारे पास कांस्टेंट पोटेंशियल बोला जाएगा। इसमें अब कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट x इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6 वोल्ट हायर देन एट अ पॉइंट y if a negative charge of -5 coulomb is moved from x to y, then potential energy of a charge will be। तो हमने क्या बोला जी? हमने ये कहा है कि जो x है वो 6 वोल्ट हायर पोटेंशियल पर है विद रिस्पेक्ट टू द y। इसका मतलब है हम y का पोटेंशियल 0 वोल्ट बोलेंगे, तो 6 वोल्ट हायर पोटेंशियल पर चला गया। अब आपको नजर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है जी? नेगेटिव चार्ज हमारे पास जो है वो टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल ट्रेवल करता जा रहा है। तो दैट्स व्हाई ऑब्वियसली ये क्या करेगा? ये एनर्जी को इंक्रीज करेगा। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज करेगा? तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, हम पढ़ चुके। एनर्जी किसके बराबर होती है? दैट इज टेकन एज द एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास है चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। कितना चार्ज है जी हमारे पास? -5 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट। तो आंसर कितना निकल आएगा? दैट इज द 30 जूल। तो ऑप्शन बी इसकी करेक्ट मानी जाएगी। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं जी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ प्रोटॉन एट अ पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम इट इज। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्या यूज होगा? V इज इक्वल टू द k/r। अगर हम इसमें वैल्यूज लगाते हैं तो k इज 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यूज लिख लें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1। अगर मैं रफली कैलकुलेशंस करूं तो 1.6, 9 को रफली हम एस्टिमेट कर लेते हैं 10, तो 1.6 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 प्लस 9 और -19 -10, तो 16 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट आंसर बन रहा है। तो डेट्स व्हाई अब हम इसके नियर अबाउट आंसर्स को देखते हैं, क्योंकि हमने गेस किया ना 9 को 10 अज्यूम करके। तो डेट्स व्हाई हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली जो द बेस्ट ऑप्शन बन रही है वो है जी ऑप्शन नंबर ए। 16 इंटू 10⁻⁻10 था, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻9 होगा, और उसके नियर अबाउट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए की शक्ल में आ जाएगा। थर्ड एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। इसका एमसीक्यूज कंप्लीट करते हैं और इसके ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं जी हम नेक्स्ट बोर्ड की साइड पर। D, what is the value of electric potential at a point midway between them? तो देखें जी हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये एक चार्ज है Q, ये दूसरा चार्ज है Q, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है D। हम मिडवे पॉइंट पर आना चाह रहे हैं, तो जब मिडवे पॉइंट पर आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस कितना माना जाएगा? D/2। ये डिस्टेंस कितना माना जाएगा? D/2। और अगर हमें यहां पर पोटेंशियल लेना है, लफ्ज अगर आप ध्यान में रखें तो हमारे पास हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर दो चार्जेस की वजह से होगा। एक चार्ज होगा V1 और दूसरा चार्ज होगा V2। वही फॉर्मूला रिपीट करते हैं KQ/R। तो उसके अकॉर्डिंगली V1 का पोटेंशियल लिखा जाएगा KQ D/2 और V2 का पोटेंशियल लिखा जाएगा KQ डिवाइडेड बाय D/2। तो उसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन, जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बन रहा है जी 4KQ/D। तो ये हमारे पास इसकी बेस्ट ऑप्शन हो गई। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे यह कहा जाता कि इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बता दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली V1 माइनस V2 होता। पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे।
पोटेंशियल दोनों का सेम था, तो ऑटोमेटिकली अब आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 0। तो डेट्स अ लिटिल बट मान्यूट सा डिफरेंस है वर्डिंग में, उस पर फोकस कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शन को टिक किया करें। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप सबको पता है दैट इज द एनर्जी gained or lost by an electron when it traversed through the potential difference of 1 volt. That's why अगर हम इसकी kinetic energy को देखते हैं, Q डेल्टा V का एक्सप्रेशन, Q की जगह पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा 1 वोल्ट, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन की जगह पर उसका SI यूनिट्स में चार्ज लिखें तो ये आंसर निकलता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगला पॉइंट क्विकली याद रखिएगा, तो 1 जूल किसके बराबर होगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी में से एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एन अल्फा पार्टिकल इज मूव्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या गया, अल्फा पार्टिकल। आप सबको पता है अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव जितना चार्ज होता है। कितने पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कर रहा है? 5 वोल्ट से। तो अगर हमें इसे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास Q इंटू डेल्टा V के मुताबिक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आएगी। और अगर हम इसे जूल में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम यहां पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। दैट्स व्हाई इस वक्त करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा ऑप्शन है। बीटा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मानी जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑप्शन पूछी जाती तो ऑटोमेटिकली वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास वैल्यूज बोली जाती जी। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आप सबको पता है K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल का फार्मूला है G M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। कूलम्स कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यूज भी आप सबको पता है। अगर हम इसकी सिमिलरिटीज की बात करें तो पहली सिमिलरिटी बोर्ड पर इक्वेशन फार्मूला से आपको नजर आ रही है कि बोथ ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड सिमिलरिटी है कि बोथ आर द बेसिक फोर्सेस ऑफ द नेचर। थर्ड सिमिलरिटी है बोथ आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि बोथ आर द लॉन्ग रेंज फोर्सेस। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर द लॉन्ग रेंज फोर्सेस। अब अगर हम डिसिमिलरिटी की साइड पर चलते हैं तो डिसिमिलरिटी में आपको नजर आ रहा है कि कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेटर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इससे अगली डिसिमिलरिटी इनकी नेचर के दरमियान है। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली द अट्रैक्टिव फोर्स व्हाइल द इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बोथ नेचर में अवेलेबल है, रिपल्सिव भी है, अट्रैक्टिव भी है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी पर जाते हैं तो मीडियम डिपेंडेंसी आती है। इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होती है, दैट्स व्हाई शील्डिंग हो सकती है उसकी। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट बोर्ड की साइड पर। तो नेक्स्ट बोर्ड की साइड पर चलते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकेन्स मेथड। इसके भी कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए। सबसे पहली बात, इसकी वेरी फर्स्ट लाइन पर लिखा हुआ है 1909 में R.A. मिलीकेन ने ये एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया था टू मेजर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स पर जो चार्ज आता है वो आप सबको पता है वो ड्यू टू द फ्रिक्शन होता है बिटवीन द वॉल्स ऑफ एटोमाइजर्स एंड द ऑयल ड्रॉप्स। ये ऑयल ड्रॉपलेट्स कब सस्पेंडेड होगा? ऑटोमेटिकली ऑयल ड्रॉप्स पर नेगेटिव चार्ज आया, डाउनवर्ड फोर्स सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो इसे सस्पेंड करने के लिए अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। ये भी कॉमन सा एमसीक्यूज है। क्वेश्चन आ जाता है कोई भी चार्ज नेचर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज है, अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स में ड्रॉप हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन किस साइड पर होगी उसे सस्पेंड करने के लिए? तो दैट इज ऑब्वियसली अपवर्ड होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होगी। सस्पेंशन के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स को अपोजिट होना पड़ेगा। अगर हम इनके कंपैरिजन में आते हैं, ये इसकी मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फोर्स QE है और ग्रेविटेशनल फोर्स mg ली जाती है। अभी हम पढ़कर आए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर डेल आर की जगह मैं d लगा दूं तो इस फॉर्मूला को फर्दर जस्टिफाइड करते हैं तो QV डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू mg की जगह पर हमारे पास Q का वैल्यूज आ जाएगी। Q इज इक्वल टू mg d बाय v। तो ये हमारे पास चार्ज का एक्सप्रेशन आ गया। ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा।
mass of droplet, इसकी इक्वेशन भी आपकी बुक में लिखी हुई है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इनटू द डेंसिटी, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट 9 eta vt over 2 rho g, where vt stands for terminal velocity, और ये वेरी स्मॉल वैल्यूज ली जाती है। इसमें आखिरी कंक्लूजन है जी, जो चार्ज होगा वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ सम लीस्ट वैल्यू होगा, और यही लीस्ट वैल्यू जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, इसे क्वांटाइजेशन भी बोला जाता है। इसी के अकॉर्डिंगली एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द चार्ज ऑन अ ड्रॉप इन मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, Q इज इक्वल टू NE। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होगा, 1 मल्टीप्लाई के साथ होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो डेट से आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि ये हमारे पास E स्टैंड फॉर होता है जी, यहां पर N आ जाएगा, और E मतलब 1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर -19 है। तो 9 इंटू 10 रेज़ की पावर -19 कूलम हमारे पास कोई इंटीजर मल्टीपल नहीं बन रहा लीस्ट वैल्यू का। That's why इस वक्त हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा मानी जाएगी जी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की साइड पर, अगला टॉपिक डिस्कस करने के लिए। जो लास्ट टॉपिक है कैपेसिटर, और उसके फर्दर उसके 3 पोर्शन हमारे पास डिस्कस होंगे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट बोर्ड की साइड पर। जी हम अपने लास्ट टॉपिक की साइड पर चलते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर का ओल्ड नेम है कंडेंसर। डेट्स है कभी अगर एमसीक्यूज में कंडेंसर का वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। कैपेसिटर किसे कहते हैं? कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है विच स्टोर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्रॉस अगर हम बैटरी लगा दें तो बैटरी इसे चार्ज करना शुरू कर देगी। तो दैट्स व्हाई हमारे पास यहां पर कैपेसिटर चार्ज क्यों हो रहा है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। कब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा? जब तक इन दोनों पोटेंशियल्स में पोटेंशियल डेल्टा वी, मतलब प्लेट्स की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का पोटेंशियल आपस में बराबर नहीं हो जाता। उस वक्त फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो रुक जाता है, फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाता है। चार्ज इस वक्त मैक्सिमम हो चुका होगा, दैट्स ए फ्लो ऑफ चार्ज 0 हो चुका होगा। चार्ज हमने बोला कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर और बैटरी का पोटेंशियल आपस में बराबर नहीं हो जाता। जब तक ये इक्वल नहीं रहेगा चार्ज फ्लो करता रहेगा। हमें नजर आ रहा है जैसे जैसे नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज आएगी वैसे वैसे प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा। डेट्स ए चार्ज और पोटेंशियल के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेकर आए तो डेट इज द कैपेसिटेंस C, तो Q इज इक्वल टू CV। कीप इन माइंड क्लियरली मेंशन है इस इक्वेशन में Q और V में डायरेक्ट रिलेशन है। डेट्स ए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा इंक्रीजिंग हाइट का। C कैपेसिटेंस चार्ज या पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं कर रही। देखें अगर हम चार्ज को डबल कर रहे हैं तो पोटेंशियल भी डबल हो जाता है। दैट्स याद रखिएगा, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही होगी, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब कैपेसिटेंस ना चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर पर डिपेंड कर रही है, ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पर डिपेंड कर रही है। इस फॉर्मूला में एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा बच्चे, V स्टैंड फॉर पोटेंशियल नहीं है, V स्टैंड फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कन्वेंशन है। Q स्टैंड फॉर द टोटल चार्ज नहीं है, Q इज द चार्ज और एनी वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर ऑब्वियसली जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, तो 0 लिया जाएगा। तो डेट्स है ये दो कन्वेंशन आपने अपने ध्यान में रखनी है। अगर हम कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर के फॉर्मूला पर आए तो हमने अभी डिस्कस किया ये CQ/V के बराबर है। इसके यूनिट्स 1 फेरेड इज 1 कूलम और 1 वोल्ट होंगे। किस पर डिपेंड कर रहा है? हमने कहा इन दो फैक्टर्स पर तो डिपेंड नहीं कर रहा, फिर किस पर डिपेंड करेगा? ज्योमेट्री पर। आप ज्योमेट्री बदल दें प्लेट्स की, आप शेप ऑफ द कैपेसिटर को बदल दें तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स
दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उस पर पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। अभी फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। अफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट, याद रखिएगा अफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट पर। देखिए अगर मेरे पास दो प्लेट्स हैं, एक ये और एक ये, तो यहां पर अब याद रखना है अब हम किसी एक का एरिया नहीं लेंगे, अब हम स्मॉलर प्लेट का एरिया लेते हैं। रीजन इज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन सिर्फ इसी अफेक्टिव एरिया में ही होगी, सिर्फ स्मॉलर प्लेट का एरिया लेना है। जबकि अगर हम इस सिमेट्री में आ जाएं तो इस सिमेट्री में तो हम किसी भी प्लेट का एरिया डिस्कस कर सकते थे। तो दैट्स व्हाई अफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट्स पर डिपेंड करता है, और ऑब्वियसली मीडियम बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर पर भी डिपेंड करेगा। एक कॉमन सी मिस्टेक होती है एमसीक्यूज में, याद रखिएगा कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती थिकनेस ऑफ द प्लेट पर, नेचर ऑफ द मेटल जिसकी वजह से ये प्लेट्स बनाई गई हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर वन थिकनेस ऑफ द प्लेट्स पर, नंबर सेकंड द नेचर ऑफ द मेटल पर। इन चीजों पर ये डिपेंडेंस में नहीं आती। अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट बोर्ड की साइड पर। जी अगर हम फॉर्मूला पर आते हैं तो सी वैक्यूम का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर आए, कैपेसिटेंस अफेक्टिव एरिया के पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पर डिपेंड करती है, और कैपेसिटेंस जो है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। तीनों फैक्टर्स फॉर्मूला में डिस्कस हो गए। इन्हीं फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात हमारे पास जो बन रही है वो कैपेसिटेंस और एरिया के दरमियान रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरी बात जो बन रही है कैपेसिटेंस और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को हाफ कर दूं तो कैपेसिटेंस 2 टाइम्स हो जाएगी। और तीसरा जो वेरिएबल है वो इसका मीडियम है। अगर हम मीडियम चेंज कर दें तो ऑटोमेटिकली इस एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन आर, और हम सबको पता है कि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यूज होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। दैट्स व्हाई अब सी मीडियम जो है वो सी वैक्यूम से ज्यादा बड़ी वैल्यूज में निकलेगा। और अगर हम इस फॉर्मूला को फर्दर जस्टिफाइड करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इक्वल होगा सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम के बराबर। तो सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम, दिस मींस दैट यहां पर भी 3 वेरिएबल हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपेसिटेंस, दो प्लेट्स के दरमियान जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया, ओवर द कैपेसिटेंस, दो प्लेट्स के दरमियान जहां पर कोई मीडियम नहीं था या एयर या वैक्यूम मौजूद थी। इन तीनों में से अगर दो चीजें दे दी जाए और तीसरी अननोन हो तो हम इसमें से भी ये इक्वेशन से ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक में 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, जब भी हम कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अगर हम इसके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक रख दें तो उस डाइलेक्ट्रिक में फिनोमिना इस तरह से होगा कि वो डाइलेक्ट्रिक में डाइपोल्स बन जाएंगे, और ये डाइपोल्स बनने के फिनोमिना की वजह से हम इस फिनोमिना को, इस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इन डायपोल्स की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। दैट्स व्हाई अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, आप प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करेंगे, और ये ऑटोमेटिकली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेट्स जो है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू द डायपोल। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाती है। जो फैक्टर्स आपने याद रखने हैं यहां पर, सबसे पहली बात सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। दिस मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर डिक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में डायरेक्ट रिलेशन है, दैट्स व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस में इनवर्स रिलेशन है, दैट्स व्हाई कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। जबकि कोई फैक्टर सेम भी रहेगा, यस हमारी बुक में मेंशन नहीं किया गया, बट एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा चार्ज इसमें सेम रहता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये कितने फैक्टर से डिक्रीज करती हैं, ये जिस फैक्टर से डिक्रीज करती हैं इसे हम कहते हैं 1/εr। ये कितने फैक्टर से, कैपेसिटेंस कितने फैक्टर से इंक्रीज करेगी, दैट इज द εr टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, εr टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो डेट से ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपने याद रखने।
बट कीप इन माइंड बुक में मेंशन नहीं किया गया, ये सारे फिनोमिना उस वक्त डिस्कस होते हैं जब हम कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो बैटरी है उसे डिस्कनेक्ट कर दें। अगर बैटरी लगी रहे तो याद रखिएगा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द कैपेसिटेंस और चार्ज बोथ हमारे पास इंक्रीज कर जाते हैं। तो डेट्स है अगर बैटरी कनेक्टेड रहे तो चार्ज और कैपेसिटेंस बढ़ जाएंगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का। इसमें भी 2-3 फार्मूलाज हैं, क्विकली उनका व्यू लेते हैं जी। एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला हमारी बुक में हाफ सी वी स्क्वायर लिखा हुआ है। बाय रिप्लेसिंग द वैल्यूज हम हाफ क्यू वी और हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी भी मेंशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन रेज हुआ कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक रख दें तो फिर एनर्जी पर फर्क क्या पड़ेगा। तो अब पैरामीटर्स तो दोनों चेंज हो रहे हैं, सी भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, तो डिसाइड किसने करना होगा? ऑब्वियसली जिसकी पावर लार्जर होगी, क्योंकि उसका फैक्टर ज्यादा बड़ा इन्वॉल्व हो जाएगा, डोमिनेट उसका फीचर हो जाएगा। दैट्स व्हाई क्योंकि पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इसी वजह से एनर्जी बी डाइलेक्ट्रिक की इंसर्ट करने से डिक्रीज कर जाएगी। इस फॉर्मूला को अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की शक्ल में लिखें तो हाफ ई स्क्वायर स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डी, ए इज द एरिया एंड डी इज द डिस्टेंस। यहां पर हमें वादे तौर पर नजर आ रहा है कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई स्क्वायर के। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर को डबल कर दे तो एनर्जी जो है वो 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऑब्वियसली वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे वाला रिमेनिंग फैक्टर हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का फैक्टर बच जाएगा। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। देन लास्ट टॉपिक है हमारे पास बुक का, दैट इज द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। आपको पता है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम हमेशा आरसी सीरीज सर्किट लगाते हैं, आरसी सीरीज सर्किट। वेयर आर का काम क्या होगा? आर इज टेकन एज द एलिमेंट ऑफ टाइम, आर एलिमेंट ऑफ टाइम है। यहां पर जब हम कैलकुलेशंस करते हैं इसकी, जब हम डेरिवेशंस पर जाते हैं तो आपके पास लास्ट एग्जांपल में कैलकुलेशन की हुई है कि आरसी का जो प्रोडक्ट है वो टी होगा। ये कौन सा टाइम होगा? इसे टाइम्स कांस्टेंट बोला जाता है। टाइम्स कांस्टेंट कौन सा टाइम होता है? जिसमें कैपेसिटर 63% ऑफ इक्विलिब्रियम या मैक्सिमम चार्ज तक चार्ज डिपॉजिट कर सकता है। कंप्लीट चार्ज होने वाला टाइम नहीं है। टाइम्स कांस्टेंट में कैपेसिटर कितना चार्ज होता है? 63% ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू। चार्जिंग स्पीड जो है वो आपको नजर आ रही है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, किस पर डिपेंड करेगी? आरसी पर। अगर आरसी स्मॉल है तो दिस मींस दैट चार्जिंग स्पीड क्या हो जाएगी? वो फास्ट हो जाएगी। और अगर आरसी लार्जर है तो ये कैपेसिटर ज्यादा टाइम लेगा चार्ज होने के लिए, इट टेक्स मोर टाइम फॉर चार्ज। तो दैट्स व्हाई आरसी अगर लार्जर है तो चार्जिंग स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। अब इसका एक ग्राफ डिस्कस करते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट बोर्ड की साइड पर। जी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन द टाइम एंड द चार्ज, तो ये जो ग्राफ हमारे पास होगा वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कर्व की शक्ल में आएगा। ग्राफ यहां पर दो वैल्यूज में, दो डिफरेंट पैरामीटर्स में ड्रॉ किया गया। इसमें जो ब्लैक कलर से कर्व है वो हमारे पास आरसी स्मॉलर की कर्व है, और जो ब्लू कलर की कर्व है वो हमारे पास आरसी लार्जर की कर्व होगी। हमारे पास यहां पर इक्विलिब्रियम या मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट मार्क हो गया। अगर हम इसके 63% वैल्यूज पर आते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि ब्लैक कलर की कर्व को कम टाइम लग रहा है यहां तक जाने में, जबकि ब्लू कलर की कर्व को ज्यादा टाइम लग रहा है यहां तक जाने में। दैट्स व्हाई चार्जिंग स्पीड आरसी पर ऑब्वियसली डिपेंड कर रही है। इसमें 2 से 3 पॉइंट्स और याद रखिएगा। जब टाइम 0 होगा तो ऑब्वियसली चार्ज भी 0 लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, जब टाइम आरसी के बराबर हो जाएगा, जिसे टाइम्स कांस्टेंट बोला जाता है, तो जो चार्ज है वो 63% ऑफ क्यू नॉट या 0.63 ऑफ क्यू नॉट हो जाएगा। जब टाइम हम 5 आरसी के बराबर लेंगे तो इसमें कैपेसिटर जो है वो 0.99 क्यू नॉट या 99% तक चार्ज हो चुका होगा। इसी को हम प्रैक्टिकली फुली चार्ज कैपेसिटर मानते हैं, क्योंकि अगर हम आइडियल कंडीशन पर जाएं तो फुल चार्ज, कंप्लीट चार्ज होने के लिए हमें इन्फिनिट टाइम चाहिए होता है।
स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगी? तो स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व जो है वो हमें रिप्रेजेंटेशन देगी करंट की। अगर हम 2 पॉइंट्स ले लें तो हमें नजर आ रहा है कि यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं स्लोप लेने के लिए, तो ये लाइन वेरी नियर टू द वाई एक्सिस है, डेट्स है यहां पर जो स्लोप होगा वो मैक्सिमम पॉजिटिव निकलेगा, डेट्स है यहां पर करंट मैक्सिमम लिया जाएगा। और अगर मैं इस पॉइंट पर स्लोप लेना चाहूं तो जो टेंजेंट लाइन होगी वो अलोंग द एक्स एक्सिस निकलेगी, डेट्स है जो स्लोप होगा वो 0 निकलेगा, डेट्स है इस पॉइंट पर जो करंट होगा वो 0 होगा। इससे पहले भी हम ये डिस्कस कर आए हैं। अगर हम डिस्चार्जिंग की बात करना चाह रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स फीचर्स रिपीट हो जाएंगे। डिस्चार्जिंग के लिए हमने ये करना है कि प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करके बैटरी से डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर अटैच कर देंगे, वो डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। T इज इक्वल टू RC, जिसे टाइम्स कांस्टेंट बोला जाता है, उसमें कैपेसिटर 63% ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम चार्ज तक डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब उसके पास कितना चार्ज रिटेन रहता है, कितना डिपॉजिट होता है, जस्ट 37%। कंप्लीटली डिस्चार्ज होने के लिए उसे 5 टाइम्स कांस्टेंट चाहिए होते हैं। आइडियली वैसे कंप्लीट डिस्चार्ज होने के लिए इन्फिनिट टाइम चाहिए होता है। डिफरेंस इस 2 है इसमें बस। ये पहली बात, जब टाइम 0 होगा उस वक्त चार्ज मैक्सिमम होगा डिस्चार्जिंग में, और सेकंड वन कि हमारे पास डिस्चार्जिंग के अंदर जो ग्राफ होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व की शक्ल में आएगा। हमारे पास इसके बाद लास्ट बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि नो डाउट हमारे पास ये बुक में टॉपिक नहीं लिखा हुआ, लेकिन कुछ एमसीक्यू जरूर पूछे जाते हैं, डेट्स से कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। आप सबको पता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में 2 किस्म के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, प्लेट्स को हम सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज फैशन में अटैच कर देते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो तमाम कैपेसिटर्स की इंडिविजुअल वैल्यूज से स्मॉलर वैल्यूज होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज इन तमाम कैपेसिटर्स के ऊपर सेम रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के दरमियान इनवर्स रिलेशन होगा एज चार्ज सेम था, मतलब जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी वहां पर कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर लेना है तो उसका फार्मूला हम रेसिप्रोकल्स लेकर ऐड करते हैं। दैट्स व्हाई सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 निकलेगी। ये याद रखिएगा, हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्रोडक्ट ओवर सम, याद रखने के लिए ताकि एमसीक्यूज आ जाए तो हम सॉल्व कर सकें। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ले लें, मतलब दोनों कैपेसिटर्स अगर हम सेम वैल्यूज की कैपेसिटेंस के ले लें, तो फिर जो फार्मूला होगा वो C/2 हो जाएगा, और फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर ये फार्मूला C/n लिखा जाता है। जी, पैरेलल कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करते हैं। अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल फैशन में अरेंज करते हैं तो इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से लार्जर होगी। तमाम कैपेसिटर्स के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। इसका मतलब है चार्ज और कैपेसिटेंस में डायरेक्ट रिलेशन होगा, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा वहां पर ज्यादा चार्ज डिपॉजिट होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां पर निकलेगी सिंपल सम करके C1 प्लस C2। और अगर हम आइडेंटिकल कैपेसिटर्स पर चलते हैं तो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स में ये वैल्यूज 2C आ जाएगी, और फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर ये वैल्यूज NC लिखी जाती है। अब चलते हैं हम जी नेक्स्ट बोर्ड की साइड पर। इसमें हम क्विकली 2 फॉर्मूलाज देखते हैं। जी, हमारे पास अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हों, ये आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर हम रेशो लें पैरेलल कैपेसिटेंस ओवर सीरीज कैपेसिटेंस के दरमियान, तो ये NC ओवर C ओवर N हमने वैल्यूज पुट की तो ये C² के बराबर आ जाएगी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए। हम लास्ट बार डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर की, अगर हमें वोल्टेज डिवीजन लेनी है फॉर 2 कैपेसिटर इन सीरीज में, हमने बोला था सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, तो ये वोल्टेज डिवीजन कैसे लेंगे, याद रखना है ये हमारे पास रेजिस्टर्स का जो रूल है उसका इनवर्स रूल चलता है यहाँ पर। मतलब अगर मुझे पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर नंबर 2 लेना है तो क्या करना होगा, मुझे कैपेसिटेंस नंबर 1 से डिवाइड करना होगा टोटल कैपेसिटेंस को, मल्टीप्लाई बाय द बैटरी पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली अगर मुझे पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर नंबर 1 लेना है तो न्यूमरेटर में कैपेसिटेंस नंबर 2 आ जाएगी डिवाइडेड बाय द टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय द बैटरी पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये था जी आज के लिए हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया सेकंड डिवीजन ऑफ द चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इसकी जो एक्सरसाइज होगी, जो इसकी असाइनमेंट होगी, टेस्ट होगा, उसे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।